आगे इसमें बताया गया है कि इन सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल कि अपने हाई स्कूल के द्वितीय वर्ष में रिचर्ड ए ब्रायड बिगेन द रिसर्च ए ब्रायड ने अपना एक अनुसंधान शुरू किया, यानी कि उन्होंने अपने एक अनुसंधान यानी कि रिसर्च की शुरुआत की। दैट लेड हिज डिस्कवरी, जिस अनुसंधान ने उसकी खोज को और भी आगे बढ़ा दिया। ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, जो कि एक अनजान यानी कि अजनबी जो कीट पतंग होते हैं, यानी कि अज्ञात कीट पतंगे का जो अंतःस्राव है उसकी खोज में उसको आगे बढ़ा दिया। इनडायरेक्टली और अप्रत्यक्ष रूप से इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी की, और अप्रत्यक्ष रूप से कि उसकी जो नई थ्योरी थी, जो नया सिद्धांत था, उसमें भी वो आगे बढ़ गए। ऑन द लाइफ ऑफ सेल, कोशिकाओं के जीवन काल से संबंधित। आगे इसमें लिखा है कि द क्वेश्चन यानी कि वह सवाल ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, जिसका उन्होंने जवाब देने की कोशिश की वह बहुत ही सरल हो गया। व्हाट इज़ द पर्पज़, यानी कि क्या उद्देश्य है ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट, यानी कि जो 12 जो सुनहरे रंग के जो धब्बे हैं ऑन द मोनार्क प्यूपा, यानी कि जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो 12 सुनहरे रंग के जो धब्बे हैं उनका क्या उद्देश्य है। इसका जवाब वो देना काफ़ी आसान हो गया। आगे इसमें लिखा है कि एवरीवन अज्यूम्ड, यानी कि हर व्यक्ति ने अनुमान लगाया था द स्पॉट वर जस्ट ऑर्नामेंटल, यानी कि जो वे 12 सुनहरे रंग के जो धब्बे थे जो कि प्यूपा पर होते थे वो सिर्फ उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हुआ करते थे। ए ब्राइड सेड, ए ब्राइड ने कहा, बट लेकिन डॉक्टर अर्कहर्ट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अर्कहर्ट ने यह विश्वास नहीं किया। आगे से बताते हैं कि टू फाइंड द आंसर, आंसर की तलाश में यानी कि आंसर ढूंढते हुए ए ब्राइड एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, यानी कि ए ब्राइड और अन्य एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट जो कि बहुत ही अच्छा साइंस का स्टूडेंट था, फर्स्ट सबसे पहले हैड टू बिल्ड अ डिवाइस कि उनको सबसे पहले एक डिवाइस बनाना पड़ा। दैट शोड द स्पॉट वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, जिसने ये साबित किया कि जो सुनहरे रंग के जो धब्बे थे वो एक प्रकार का हार्मोन बना रहे थे, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, जो कि तितलियों के पूर्ण विकास के लिए काफ़ी आवश्यक था। आगे इसमें लिखा है दिस प्रोजेक्ट वॉन ए ब्राइड फर्स्ट प्लेस, यानी कि इस परियोजना ने ए ब्राइड को पहला स्थान जीता, यानी कि वो सबसे पहले स्थान पर आए। द काउंटी फेयर, उस काउंटी फेयर में यानी कि जो काउंटी जो मेला लगता था साइंस से संबंधित जो मेला लगता तो उसमें वो प्रथम स्थान पर आए। एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस, और उसको अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेयर के अंदर भी प्रवेश दिला दिया। एंड इंजीनियरिंग फेयर, और इंजीनियरिंग मेले के अंदर भी उनको प्रथम स्थान यानी कि उसमें उसकी भी एंट्री हो गई। आगे इसमें लिखा है कि देयर, और वहाँ पर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, जहाँ पर उन्होंने जीव विज्ञान में तीसरा स्थान प्राप्त किया। ही ऑल्सो गोट अ चांस, उनको एक अन्य चांस और भी मिला टू वर्क ड्यूरिंग द समर, अपने ग्रीष्म काल में कार्य करने का, एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी, यानी कि जो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी था उसके अंदर भी कार्य करने का मौका मिला। और द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, जो कि वहाँ पर वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च से संबंधित लेबोरेटरी थी, उसमें भी कार्य करने का उसको मौका मिला। आगे इसमें बताया गया कि एज ए हाई स्कूल जूनियर, एक हाई स्कूल के जूनियर के रूप में रिचर्ड ए ब्राइड कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट, कि रिचर्ड ए ब्राइड लगातार जारी रखते हुए यानी कि उन्होंने लगातार अपना जो एडवांस एक्सपेरिमेंट है यानी कि जो अपने प्रयोग हैं उन सबको उन्होंने जारी रखा। ऑन द मोनार्क प्यूपा, जो कि वो मोनार्क प्यूपा पर अपना रिसर्च कर रहे थे, उससे संबंधित अपने एक्सपेरिमेंट्स यानी कि अपने सभी प्रयोगों को उन्होंने जारी रखा। दैट ईयर, उस वर्ष, हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस, यानी कि इस बार जो उनका जो परियोजनाएं थी उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला में। एंड गेव हिम अनदर चांस, और उसको एक अन्य मौका भी दिया टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी, आर्मी लेबोरेटरी में कार्य करने का उनको एक अन्य मौका भी मिला ड्यूरिंग द समर, उस ग्रीष्मकाल के दौरान। आगे इसमें लिखा है कि इन ए सीनियर ईयर, और अपने सीनियर ईयर में यानी कि अपने वरिष्ठ ईयर में ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक कदम आगे बढ़े यानी कि वो अपने रिसर्च अपने खोज में और भी आगे बढ़ते जा रहे थे। ही ग्रीव सेल्स, उन्होंने कोशिकाओं को विकसित किया यानी कि कोशिकाओं को बढ़ाया। फ्रॉम यानी कि से, ए मोनार्क विंग यानी कि मोनार्क जो नाम की जो तितली थी उसके पंखों से।
जिसके अंदर विंग इन ए कल्चर, जिसके अंदर समूह में बहुत सारे जीवाणु थे, उनको लेकर के कोशिकाओं को बढ़ाना स्टार्ट किया, यानी कोशिकाओं का विकास करना, उनको विकसित करने का कार्य किया। एंड शोड, और ये कर दिखाया, क्या कर दिखाया, यानी कि क्या साबित करके दिखा दिया, दैट कि सेल्स वुड डिवाइड, कि जो कोशिकाएं हैं वो पृथक हो जाएंगी, एंड डेवलप, और उनका विकास होगा, इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स, कि जो सामान्य जो तितली है उनके पंखों के अंदर उनका विकास भी होगा और वे अलग भी हो जाएंगे। स्केल्स, यानी कि जो पंखों के जो कवच हैं उनके अंदर उनका विकास भी होगा। ओनली इफ़, अगर सिर्फ दे वर फेड द हार्मोन, की अगर उनको सिर्फ और सिर्फ हार्मोन यानी कि अंतःस्राव दिया जाए, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, यानी कि जो सुनहरे रंग के जो धब्बे थे उनसे अगर उनको अंतःस्राव यानी कि हार्मोन्स दिया जाए तो उनका विकास भी होगा और वे अलग अलग भी हो जाएंगे। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस, और उनकी जो परियोजना है उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया फॉर जूलॉजी एट इंटरनेशनल फेयर, जो कि जीव विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय जो मेला था उसमें उनकी जो ये वाली परियोजना थी उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। आगे इसमें लिखा है कि ही आफ्टर ग्रेजुएशन, कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपनी ग्रीष्म काल का जो समय था यानी कि जो पूरी जो समर थी उसको बिताया बिंग फर्दर वर्क, अन्य और भी कार्य करते हुए, एट द आर्मी लेबोरेटरी, सैन्य लेबोरेटरी के अंदर कार्य करते हुए उन्होंने अपनी ग्रीष्म काल का जो समय था वो भी बिताया। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और साथ साथ उन्होंने वहाँ पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि यूएस का जो कृषि विभाग की जो लेबोरेटरी थी उसमें भी कार्य करते हुए अपना ग्रीष्म काल का समय बिताया अपनी ग्रेजुएशन के बाद। और आगे इसमें लिखा है कि द फॉलोइंग समर, और आने वाले जो ग्रीष्म काल का जो समय था, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर, अपने जो प्रथम वर्ष के बाद, एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इब्राइड वेंट बैक टू द लेबोरेटरी, जो इब्राइड है वो वापस लेबोरेटरी में चले गए, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि लेबोरेटरी थी, कृषि विभाग की लेबोरेटरी थी उसमें वो वापस चले गए। एंड डिड मोर वर्क, और वहाँ पर और भी कार्य किया, ऑन द हार्मोन्स फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, और जो सुनहरे रंग के जो धब्बे थे उनसे जो निकला हुआ जो अंतःस्राव था उस पर और भी कार्य किया। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पर जो लेबोरेटरी के अंदर बहुत ही जटिल प्रकार के जो उपकरण थे उनका प्रयोग करते हुए अपने रिसर्च पर और भी कार्य किया। उसके बाद ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई, और उसके बाद वो उनको पहचानने में कामयाब हो गए, द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो अंतःस्राव का जो केमिकल जो बनावट थी उसको पहचानने में वो सफल हो गई। आगे इसमें लिखा है कि ईयर एंड हाफ लेटर, 1.5 वर्ष के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अपने जो जूनियर ईयर है उसके दौरान, इब्राइड गोट द आइडिया, इब्राइड को एक आइडिया आया, एक उपाय सूझा, फॉर हिज न्यू थ्योरी, अपनी नई थ्योरी के लिए, अबाउट सेल लाइफ, कोशिकाओं के जीवन काल से संबंधित। इट केम वाइल, और यह आइडिया उनके दिमाग में जब आया, वाइल ही वॉज लुकिंग एट द एक्सरे फोटो, कि जो वहाँ पर एक एक्सरे फोटो उसको देख रहे थे उसी वक्त उनके दिमाग में वो आइडिया आया, ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, वहाँ पर अंतःस्राव का जो केमिकल जो बनावट थी जो स्ट्रक्चर था उसका आइडिया उन एक्सरे की फ़ोटोज़ को देखते हुए आया। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन ही सॉ दोज फोटो, कि जब उसने उन एक्सरे के फ़ोटोज़ को देखा, इब्राइड डिड नॉट शाउट, कि इब्राइड बिल्कुल नहीं चिल्लाए, यूरेका और इवन आई गॉट इट, कि उनको देखते ही झट से उनको वो आइडिया आ गया, और लेकिन आइडिया आने के साथ ही वो बिल्कुल नहीं चिल्लाए, जैसे कि बोलते हैं कि यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, कि यस मुझे मिल गया है, बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन उनको ये विश्वास था कि अलॉन्ग विद दिस फाइंडिंग, अपनी सभी जानकारी के साथ साथ, अबाउट इंसेक्ट हार्मोन, जो कि कीट पतंगों के अंतःस्राव के बारे में थी, द फोटो, और जिन एक्सरे फोटो को उसने देखा था, द फोटो गेव हिम आंसर, उन फोटो ने उनको जवाब दे दिया, यानी कि उन फोटो ने उनकी सारी पहेली को हल कर दिया, टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल, जो कि उसमें जीव विज्ञान से जुड़ी जो पहले उसके दिमाग में चल रही थी उनका जवाब उसको मिल चुका था। वो जवाब क्या था कि हाउ द सेल कैन रीड, कि कोशिकाएं कैसे पढ़ सकती है, द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, अपने ही डीएनए के ब्लूप्रिंट्स को कैसे पढ़ सकती है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, यानी कि जो डीएनए है वो कोशिकाओं के अंकेंद्रीय भाग के अंदर एक प्रकार का पदार्थ होता है। यहाँ पर सब्सटेंस का मतलब होता है एक प्रकार का पदार्थ होता है,
दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो कि कोशिकाओं की अनुवांशिकता को नियंत्रित करता है, यानी कि यहाँ पर हेरिडिटी है अनुवांशिकता। आगे इसमें बताया गया है कि इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन, कि वह उनका जो कार्य करने का जो फंक्शन है, यानी कि कार्य करने की जो तरीका है ऑफ द सेल, यानी कि कोशिकाओं के कार्य करने का जो तरीका है उनको सुनिश्चित करता है। दस इस प्रकार डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, यानी कि इसी प्रकार से जो डीएनए होता है वो एक जीवन के लिए फोटो चित्र के समान होता है, यानी कि एक ब्लूप्रिंट के समान होता है, यानी कि उससे एक जीवन काल का पूर्ण रूप से पता चल जाता है। आगे इसमें लिखा है कि एब्रायड एंड हिज कॉलेज रूममेट, कि एब्रायड और उसके जो कॉलेज का जो रूममेट था, यानी कि दोनों जो मित्र थे, जेम्स आर वोंग, जिसका नाम जेम्स आर वोंग था, वर्कड ऑल दैट नाइट, उन दोनों ने मिलकर के पूरी रात कार्य किया। यह कार्य कौन सा था? ड्राइंग पिक्चर्स को ड्रॉ करते हुए, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के बारे में प्लास्टिक के जो मॉडल हैं उनको बनाते हुए, टू शो, जिनके द्वारा वो ये प्रदर्शित कर सके, हाउ इट हैपेंड, कि टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर, और उसके बाद उन दोनों ने मिलकर के अपने शोध पत्र भी लिखे, यानी कि शोध पेपर भी लिखे, जो अपने जो रिसर्च पेपर हैं उनको भी लिखा। दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, जिन पेपर में उन्होंने अपनी थ्योरी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया। आगे इसमें लिखा है कि सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, कि किसी भी व्यक्ति को हैरान न करते हुए जो कि उनको जानते थे, रिचर्ड एब्रायड ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड, कि एब्रायड ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की विद हाईएस्ट ऑनर, सबसे ज़्यादा अंकों के साथ। सेकंड इन द क्लास, अपनी क्लास में द्वितीय आए, और 1510 यानी कि 1510 स्टूडेंट के बीच में वो अपनी क्लास में द्वितीय आए। एब्रायड वेंट ऑन टू बिकम ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, और उसके बाद फिर वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, यानी कि एक स्नातकोत्तर विद्यार्थी जो कि शोध करता है, वो बने। एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, अपने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर उन्होंने अपने प्रयोगों को करना शुरू किया, टू टेस्ट हिज थ्योरी, अपने सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए। आगे इसमें लिखा है कि इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, कि अगर सिद्धांत सही साबित होता है, इट विल बी ए बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, कि अगर यह सिद्धांत सही साबित होता है तो यह बहुत बड़ा कदम होता है टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज़ को समझने के लिए। क्या समझने के लिए? द प्रोसेस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का जो प्रक्रिया है, जीवन प्रक्रिया को समझने में बहुत बड़ा कदम साबित होता है। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़, और ये नए आइडियाज़ को भी सामने लेकर के आ सकती हैं। फॉर प्रिवेंटिंग, रोकथाम के लिए, सम टाइप ऑफ कैंसर, यानी कि कुछ प्रकार के जो कैंसर की जो बीमारियां हैं, एंड द अदर डिजीज़, और साथ साथ अन्य प्रकार की जो घातक बीमारियां हैं उनके भी रोकथाम के लिए जो नए नए जो उपाय हैं उनके लिए भी ये आगे बढ़ कर के साबित हो सकती है। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल, और यह सब संभव है बिकॉज ऑफ एब्रायड साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, कि जो एब्रायड की साइंस के प्रति जो क्यूरियोसिटी यानी कि जो जिज्ञासा थी, उसके कारण की वजह से ये सब संभव है। हिज हाई स्कूल रिसर्च, जो उसके हाई स्कूल के जो शोध थे, इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट, कि जो सुनहरे रंग के जो धब्बे थे उनका जो कारण था, उस संबंध में जो उसके कार्य शोध थे। ऑन ए मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, कि जो उस समय उन्होंने अपनी थ्योरी की थी, जो प्यूपा के ऊपर जो सुनहरे रंग के जो धब्बे थे, उन्होंने उनको आगे ला करके खड़ा कर दिया। टू हिज थ्योरी अबाउट लाइफ सेल, की कोशिकाओं के जीवन काल से संबंधित जो उसकी सिद्धांत थे उसमें उनको आगे ला करके खड़ा कर दिया, यानी कि वो उसमें सफल हुए। आगे इसमें बताया गया कि रिचर्ड एब्रायड हैज़ बिन इंटरेस्टेड, की जो रिचर्ड एब्रायड है उनके अंदर रुचि रही है इन साइंस, विज्ञान में, सिंस हिज फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाई, कि जब उन्होंने पहली बार बटरफ्लाई को इकट्ठा करना शुरू किया तब से ही उनके अंदर विज्ञान के प्रति रुचि बहुत ज़्यादा रही है। बट नॉट सो डीपली, लेकिन इतनी ज़्यादा डीपली नहीं, यानी कि इतनी ज़्यादा गहराई से नहीं। दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, की उनके पास अब अन्य रुचि के लिए अब समय ही नहीं है। ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर, और एब्रायड डिबेट में चैंपियन भी बने, यानी कि चैंपियन डिबेटर का मतलब होता है किसी भी जो वाद विवाद की जो प्रतियोगिता होती है उनको जीतने वाले को बोलते हैं चैंपियन डिबेटर। एंड पब्लिक स्पीकर, और वो पब्लिक स्पीकर भी बने।
एंड ए गुड कैनोइस्ट, और एक प्रकार की जो नाव होती है डोंगी उसको चलाने वाला एक अच्छा चालक भी बन गया। एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन्स, और घर के बाहर जितने भी कार्य जो हुआ करते तो उसमें वो अच्छा व्यक्ति बन गया। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वह एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, ऑफ नेचर, प्रकृति से संबंधित, एंड साइंस एग्जिबिट्स, यानी कि जो साइंस से संबंधित जो उनके सामने तथ्य आते हैं उनसे संबंधित वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। इन हाई स्कूल रिचर्ड ए ब्राइड वॉज अ स्ट्रेट स्टूडेंट, और अपने हाई स्कूल में रिचर्ड ए ब्राइड स्ट्रेट ए के स्टूडेंट रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि लर्निंग वॉज इजी, क्योंकि सीखना आसान था। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, कि उन्होंने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी ऊर्जा थी, जो उनकी कैपेसिटी थी, उसको तर्क वितर्क यानी कि डिबेट में हिस्सा लेने में, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, और जो वहाँ पर मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब थे उसमें हिस्सा लेने में अपनी ऊर्जा को भी लगाया। ही ऑल्सो फाउंड समवन, और उन्होंने किसी एक व्यक्ति को भी पा लिया, टू एडमायर, प्रशंसा करने के लिए, रिचर्ड ए वेलर, जिनका नाम रिचर्ड ए वेलर था। ही सोशल स्टडीज़ टीचर, जो कि उनको सोशल स्टडीज़ के जो पाठ पढ़ाया करते थे, जो उनके अध्यापक थे। एंड एडवाइज़र, और जो उनके सलाहकार थे, टू बोथ क्लब, जो कि उन दोनों क्लब में उनके जो सलाहकार थे, जो टीचर्स थे, उनको उन्होंने पा लिया तारीफ़ करने के लिए, जिनका नाम था मिस्टर वेयर। आगे इसमें ए ब्राइड बताते हैं कि मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, उस समय मिस्टर वेयर वॉज मेरे लिए बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, जिन्होंने मेरे दिमाग में नए नए आइडियाज़ को सोचने के लिए मुझे तरीके बताए, जिन्होंने मुझे नए नए उपाय दिए। ए ब्राइड सेड, ए ब्राइड बताते हैं, इसमें लिखा है कि रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, कि रिचर्ड ए ब्राइड हमेशा अपनी अतिरिक्त कोशिश हमेशा दिया करते थे, यानी कि नॉर्मल कोशिश से भी वो अधिक कोशिश क्या करते थे। मिस्टर व्यूअर सेड, यानी कि मिस्टर व्यूअर ने कहा। आगे फिर वो बताते हैं कि व्हाट प्लीज्ड मी वॉज, और जिस बात ने मुझे प्रसन्न किया वो यह थी कि हियर वॉज दिस पर्सन, कि यह वो व्यक्ति था, हु पुट इन 3 और 4 आवर्स एट नाइट, यानी कि जो रात में 3 से 4 घंटे लगा दिया करते थे, डूइंग डिबेट रिसर्च, जो कि वाद विवाद के जो अनुसंधान के जो वाद विवाद थे उसमें 3 से 4 घंटे लगा दिया करते थे। बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च, जो कि अपने शोध कार्य करते हुए साथ साथ अपने 3-4 घंटे वाद विवाद रिसर्च में लगा दिया करते थे। विद बटरफ्लाइज एंड विद हिज इंटरेस्ट्स, जो कि अपनी तितलियों के साथ, एंड हिज अदर इंटरेस्ट, अपनी अन्य रुचि के साथ 3 से 4 घंटे लगा दिया करते थे। वह सिर्फ ए ब्राइड ही थे। आगे इसमें लिखा है कि रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव, कि ए ब्राइड कॉम्पिटिटिव थे, यानी कि वो हर चीज़ में प्रतियोगिता का भाव रखते थे। मिस्टर व्यूअर कहते हैं बट, लेकिन, नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन कभी भी किसी बुरे तरीके से नहीं। आगे फिर वो समझाते हुए कहते हैं कि ही एक्सप्लेन्ड रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग, यानी कि जो रिचर्ड हैं वो जीतने में रुचि नहीं लेते थे। फॉर विनिंग सेक, यानी कि जो जीतने का जो उद्देश्य था उसके लिए वो कभी नहीं जीतते थे। और विनिंग टू गेट प्राइज, और किसी भी प्राइज को पाने के लिए भी वो नहीं जीतते थे। ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, कि वो हमेशा इसलिए जीतते थे बिकॉज वो हमेशा अच्छा करना चाहते थे जो कि वो कार्य कर सकते थे, यानी कि जो भी वो कार्य कर सकते थे उनको सबसे अच्छा वो करना चाहते थे, इसलिए वो हमेशा जीतते थे। आगे इसमें लिखा है कि फॉर द राइट रीज़न, सही कारणों के लिए, ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वह हमेशा अच्छा रहना चाहते थे सिर्फ और सिर्फ सही कारणों के लिए। और आगे इसमें बताते हैं कि एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, और यही वो बात थी जो कि अन्य महत्वपूर्ण बातों में से एक थी, इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बनने के रूप में, यानी कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए जो जितनी भी सारी महत्वपूर्ण बातें थी, यह उनमें से एक बात यह भी थी कि वो हमेशा जीतने के लिए नहीं जीतते थे, वह जो भी कार्य करना चाहते थे उसको बहुत अच्छे से करना चाहते थे। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, और अपने दिमाग के एकदम उच्चतम क्वालिटी के साथ शुरुआत करो। एंड क्यूरियोसिटी, और उसके अंदर अपनी जिज्ञासा को शामिल करो। एंड मिक्स द विल, और उसके अंदर अपनी इच्छा को भी शामिल कर दो। टू विन, जो कि जीतने की इच्छा हो उसको भी शामिल कर दो। फॉर द राइट रीज़न,
और अच्छे कारणों के साथ, यानी कि जो भी आप अपनी इच्छा उसमें शामिल करते हैं उसमें एकदम सही कारण आपके साथ होना चाहिए। ए ब्राइड हैज़ दीज क्वालिटीज़, यानी कि ए ब्राइड के अंदर ये सभी क्वालिटीज़ हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्कन ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, यानी कि उस समय से, जिस समय की जो एक किताब उसके हाथों में लगी थी जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क, जो कि उसकी मदर ने उसको दी थी, जिस बुक ने उसके लिए विज्ञान के दरवाजे खोल दिए थे, ये उस समय से अब तक चलता आ रहा है। रिचर्ड ए ब्राइड हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और तभी से ए ब्राइड ने कभी भी अपनी साइंस के प्रति जो जिज्ञासा है उसको कभी भी कम नहीं किया, उसकी जिज्ञासा हमेशा बढ़ती रही, और इसी जिज्ञासा ने उसको एक महान वैज्ञानिक के रूप में सबके सामने ला करके खड़ा कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो स्टोरी है ये रॉबर्ट वी पीटरसन के द्वारा लिखी गई है, जो कि हमें मिस्टर ए ब्राइड के बारे में जानकारी देती है कि वो एक साइंटिस्ट कैसे बने, उन्होंने अपने बचपन से तितलियों के प्रति अपना समय कैसे बिताया, और उसके हाथ में जो वो बुक लगी थी उस बुक ने, उस किताब ने उनके लिए विज्ञान के दरवाजे कैसे खोल दिए, जिसको पढ़ करके उनको तितलियों में रुचि हुई और धीरे धीरे उनमें वो शोध कार्य करते करते एक दिन एक महान वैज्ञानिक के रूप में दुनिया के सामने आए। सो आई होप दैट आज की जो स्टोरी आपको बहुत पसंद है होगी, आपने एक एक बात को बड़े ध्यान से सुना होगा, और इन बातों को सुनते हुए, सेंटेंस को समझते हुए आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव किया होगा। बिकॉज आई बिलीव दैट कि अगर आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनते हैं तो इसको सुनते हुए आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में इसी चैप्टर से संबंधित जो ये क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं, जो कि रीड एंड फाइंड आउट में है, जो कि चैप्टर के बीच में है, और थिंक अबाउट इट एंड टॉक अबाउट इट, जो क्वेश्चंस है जो कि इस चैप्टर के अंत में आपके सामने हैं, उनके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।